हेलो एवरीवन, सो कैसे हो आप सब। दिस इज द सेकेंड लेक्चर ऑन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। हमने लास्ट क्लास बेसिक्स कर लिया था, वी हैड डन बेसिक्स। आज हम करने वाले हैं इनकॉर्पोरेशन, कि इस कंपनी को कैसे बनाया जाता है, व्हाट आर द कंप्लायंसेस दैट वी नीड टू फॉलो, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। एंड डू नॉट वरी, क्लास के एंड में आई विल गिव यू समथिंग दैट आई मेड ऑन माई ओन, जिससे आपको सेक्शंस याद हो जाएगा ऑफ दीज होल थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू। बेसिकली वी आर गोइंग टू डू सेक्शन 11 to 17 टुडे। तो ये सेक्शंस को कैसे याद करना है, क्या करना है, क्लास के एंड में प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग द क्लास, ताकि एंड में मैं आपको जो ट्रिक है, जो टिप है, वो आपको मैं एंड में दे सकूं। सो टुडे लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 11, एंड वी आर डीलिंग विथ हाउ टू क्रिएट अ LLP। ओके, LLP को बनाने के लिए क्या क्या कंप्लायंसेस है जो आपको फॉलो करने हैं, वो वाली टॉपिक को आज हम करने वाले हैं। ओनली 11 सेक्शन नंबर 11 to 17 विच वी आर गोइंग टू डू टुडे। तो यहाँ पे लेट्स मूव ऑन विदाउट वेस्टिंग टाइम। यहाँ देखिए प्लीज, अब सपोज फॉर एग्जाम्पल आप कोई स्कूल में एडमिशन लेते हो, ठीक है ना, यू टेक एडमिशन इनटू अ स्कूल। तो आप क्या करते हो, व्हाट आर द बेसिक थिंग्स दैट यू डू। सबसे पहले आप क्या करोगे, जस्ट आस्किंग यू ऑल नो क्या करते हो आप क्या करोगे, आप डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करोगे। आपके जितने भी 10, 11, सपोज फॉर एग्जांपल आप कोई कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, आप अपने पुराने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करोगे ना। इस डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने के बाद आप किसको दोगे, आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल या जो भी आपके जो एडमिशन से डील करता है अथॉरिटी को, तो आप उस पर्टिकुलर अथॉरिटी को उस डॉक्यूमेंट्स को दे दोगे। फिर वो क्या करेगा, वो अथॉरिटी वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद अगर वो सैटिस्फाई हो जाता है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम पक्के हैं, एकदम सही है, एकदम ट्रू है, तो वो क्या करेगा, फिर वो आपको एडमिशन दे देगा। इजंट इट, है ना, यही सारी प्रोसेस होती है। सेम चीज, इट्स द सिमिलर थिंग दैट गोज ऑन विद LLP। LLP को अगर आपको क्रिएट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स को फिर आपको रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा। हम यहाँ पे अथॉरिटी कौन है, हमारी अथॉरिटी ROC MOC, मैंने आपको कहा था। आप इसको दोगे, आप इसको रजिस्ट्रार को दोगे। रजिस्ट्रार जब सेटिस्फाई हो जाएगा कि हाँ भाई साहब आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन दी थी वो एकदम सही है, कोई भी इश्यू नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा, आपके LLP को क्रिएट कर देगा, आपका नेम इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। यही एक प्रोसेस है। इसी को हम क्या करेंगे, सेक्शन नंबर 11 to 17 पढ़ेंगे। 11 to 17 हम कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं। धीरे धीरे एक एक सेक्शन को हम लेंगे एंड वी आर गोइंग टू सी कि आपको किस हिसाब से उसको लर्न करना है, क्या क्या मेन चीज है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो इसके अंदर आपको देखना है। एंड एट द एंड ऑफ ऑल द सेक्शंस आई विल गिव यू अ ट्रिक, जिससे आपको सेक्शन नंबर 11 to 17 आपका कंप्लीटली याद हो जाए। ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन नाउ। द फर्स्ट सेक्शन हियर गोज, सेक्शन नंबर इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP में आपका आता है डॉक्यूमेंट्स। जो आपका फर्स्ट सेक्शन है वो है आपका डॉक्यूमेंट्स, इनकॉर्पोरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। जैसे आप जब CA में एडमिशन ले रहे थे, आपको एक रिक्वायरमेंट की शीट हुई होगी कि आपको 12 का पास सर्टिफिकेट चाहिए, आपको 10 का चाहिए, आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, वगैरह वगैरह। तो वैसे ही आपको LLP में भी रिक्वायरमेंट्स है। प्लीज ये रिक्वायरमेंट्स जल्दी से देख लेते क्या है। 2 or more person carrying out a lawful business for profit। अब ऑफ कोर्स सबसे मेन रिक्वायरमेंट क्या है, 2 या 2 से ज्यादा लोग चाहिए। जब आप कंपनी क्रिएट कर रहे होते हो, वहां पे 1 person कंपनी आप क्रिएट कर सकते होते हो, विच यू ऑल नो, राइट, OPC, वेरी गुड। बट जब आप पार्टनरशिप कर रहे होते हो, जब मैंने आपको पार्टनरशिप के बारे में बताया था, मैंने आपको क्या बोला था, पार्टनरशिप 2 लोगों के बीच में ही हो सकता है, 2 या 2 से ज्यादा। सिमिलरली LLP को क्रिएट करने के लिए आपको 2 या 2 से ज्यादा की जरूरत है, जो बिजनेस कर रहा हो फॉर प्रॉफिट। ये इतना इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, कंपनी आप चैरिटेबल पर्पस के लिए ओपन कर सकते हो, बट पार्टनरशिप आप चैरिटेबल पर्पस के लिए ओपन नहीं कर सकते। आपको प्रॉफिट आपका मेन मोटिव होना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ गई, प्रॉफिट हैज टू बी द मेन मोटिव। क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा, 2 or more persons carrying out the lawful business for profit। क्या, must subscribe their names to an incorporation document। इसका मतलब क्या होता है, must subscribe their names, मतलब सपोज फॉर एग्जाम्पल आप और मैं हैं, हम दोनों मिलके एक LLP को क्रिएट करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इनकॉर्पोरेशन की जो डॉक्यूमेंट्स है ना, उसमें हम अपना नाम लिखेंगे। मतलब कि हम अपने आप को सब्सक्राइब कर रहे हैं
फॉर LLP पार्टनरशिप। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर? तो हम पार्टनर्स बन रहे हैं फॉर द LLP। क्लियर? तो आपको क्या लिखना है? 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए जो अपना नाम सब्सक्राइब करे टू एन इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, मतलब इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में अपने नाम को रजिस्टर करवाए। मेरी बात समझ में आ गई? इजी, चलो बहुत बढ़िया। डॉक्यूमेंट मस्ट बी फिल्ड इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर विद प्रिस्क्राइब्ड फी। अब जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट की मैं बात कर रही हूं, वो आपको, जैसे आपने जब एडमिशन लिया था कॉलेज का, आपको एक एडमिशन फॉर्म मिला होगा प्रोस्पेक्टस के साथ। उस फॉर्म में आपने क्या किया? आपको वो फॉर्म दे दिया गया, आपने वो फॉर्म फिल किया और साथ में एक फीस दिया। तो प्रिस्क्राइब्ड मैनर मतलब कि जैसा लोग, जैसा आपके रजिस्ट्रार चाहते हैं उस मैनर में आपको फॉर्म भरना है, और साथ ही साथ अगर रजिस्ट्रार कोई फीस चाहता है तो साथ ही साथ आपको प्रिस्क्राइब्ड फीस भी देना पड़ेगा। क्लियर? तो प्रिस्क्राइब्ड मैनर एंड विद प्रिस्क्राइब्ड फी आपको डॉक्यूमेंट को फाइल करना है। 2 बातें समझ में आ गई? यहाँ पे 2 बातें मैंने बताई। बहुत बढ़िया। मैम आप डॉक्यूमेंट कर रहे हो, लेकिन कौन सी डॉक्यूमेंट, कैसी डॉक्यूमेंट? जैसे आप डॉक्यूमेंट्स, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स? तो देखो प्लीज, व्हाट आर द स्टेटमेंट्स टू बी फाइल्ड। अब स्टेटमेंट्स क्या है टू बी फाइल्ड? अ स्टेटमेंट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, मतलब कि जैसे आपका एडमिशन फॉर्म आता है वही यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन फॉर्म आता है। समझ में आया ना? तो आप एक स्टेटमेंट दोगे, एक प्रिस्क्राइब्ड मतलब पहले से ही बताया गया फॉर्मेट में आप एक स्टेटमेंट फाइल करोगे अलोंग विथ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स मतलब कि जैसे कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स वो लोग मांगते हैं अपने फॉर्म में जो भी लिखा है उसके साथ आप एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म सबमिट करोगे। क्लियर? आगे देखो, अब ये जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स है मेड बाय ईदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा। इसको मैंने अच्छे से बना के लिखा है ताकि आपको रिमेंबर करने में इजी हो। व्हाट आर द स्टेटमेंट्स टू बी फाइल्ड? व्हाट आर द स्टेटमेंट्स? द स्टेटमेंट्स इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, पहला बात, ठीक है, पहला तो स्टेटमेंट इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। दूसरी बात, विद एन इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स मेड बाय आइदर, दोनों में से एक जन, मतलब कि उसको सिग्नेचर करके देगा, मेड बाय आइदर एन एडवोकेट और CA, CS, कॉस्ट अकाउंटेंट, इन तीनों में से कोई भी एक, या तो इन तीनों में से कोई भी एक या तो कोई एडवोकेट, दोनों में से कोई भी एक इंसान उसको सिग्नेचर करके देगा, साइन करके देगा, उसको बना के देगा। मेरी बात समझ में आ गई? इंगेज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ LLP, जो फॉर्मेशन ऑफ LLP में इंगेज्ड है। जैसे आप LLP अगर बनाओगे तो आप किसी के पास तो जाओगे, आप एडवोकेट के पास जाओगे, आप या तो CA, CS, कॉस्ट अकाउंटेंट के पास जाओगे, किसी के पास तो जाओगे ना। तो उस इंसान ने साइन करके अगर दे दिया है, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली प्रिपेयर करके आपको दे दिया है तो माना जाएगा। तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स मेड बाय आइदर एडवोकेट नंबर 1 और यहाँ पे और है, आइदर का मतलब हो गया इन दोनों में से कोई भी एक, और ठीक है ना, और CS, CA, कॉस्ट अकाउंटेंट, दोनों में से कोई भी एक, engaged in the formation of LLP, मतलब ये आपके LLP को पूरा देख रहे हैं, इनका फॉर्मेशन में आपकी मदद कर रहे हैं। क्लियर? एंड अब यहां देखो, वहां पे और था और यहाँ पे एंड है, मतलब क्या हुआ? आपका जो डॉक्यूमेंट होगा ना, उस डॉक्यूमेंट में पहले तो एडवोकेट आएगा या तो CA, CS आएगा, 2-3 इनमें से कोई भी एक, एंड और साथ ही साथ आपने जो पार्टनर अपना नाम सब्सक्राइब कर रहे हैं उसमें से किसी एक इंसान का भी हाथ होना पड़ेगा। एंड एनीवन हु सब्सक्राइब्ड हिज नेम इन द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, और जो भी पार्टनर्स है जिसने अपना नाम दिया है, एनीवन का मतलब ये नहीं कि कोई भी एक, ऑल द पार्टनर्स जिसने भी सब्सक्राइब किया है अपना नाम टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, उनका भी सिग्नेचर आपको चाहिए, मतलब कि उनके थ्रू भी बनना होना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंट्स को। समझ में आया? तो यहाँ पे एंड लिखा है, याद रखना, मतलब कि इसके साथ साथ ये भी चाहिए। क्लियर? वापस से रिपीट कर रही हूं, प्लीज देखना। व्हाट आर द स्टेटमेंट्स टू बी फाइल्ड? तो पहला चीज क्या है कि एक स्टेटमेंट चाहिए, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में चाहिए, और उसके साथ साथ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट चाहिए। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट या तो आपके एडवोकेट CA, CS में से कोई भी एक जन बना के देगा, एंड साथ ही साथ जितने भी पार्टनर्स हैं उनका भी आपका सिग्नेचर या कुछ भी आपका उसमें से डॉक्यूमेंट्स में अटेस्टेशन चाहिए। बात क्लियर? समझ में आ गई? बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्या है? ऑल द रिक्वायरमेंट्स एंड रूल्स मस्ट बी कंप्लाइड विद। अब जितने भी रिक्वायरमेंट्स मैंने बताए हैं ये सारे रिक्वायरमेंट्स आपको कंप्लाई करने पड़ेंगे।
बात समझ में आ गई? तो पहला पॉइंट जो डॉक्यूमेंट में था, डॉक्यूमेंट के बारे में आप ये समझ गए कि डॉक्यूमेंट को फाइल करना है, रजिस्ट्रार को देना है, उसमें से डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है वो आपने समझ लिया। नेक्स्ट देखो, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल बी, अब देखो यहां पे क्या क्या आएगा, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां देखना प्लीज, यहां देखो, यहां पे मैंने आपको क्या बताया, यहां पे मैंने आपको बताया था रिक्वायरमेंट्स कि आपको 2 या 2 से ज्यादा लोग चाहिए और आपको डॉक्यूमेंट्स को फाइल करना है। 2 रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता दी। फिर मैंने आपको बताया कि स्टेटमेंट जो होगा वो क्या क्या होगा। स्टेटमेंट मतलब कि अटेस्टेशन, तो अटेस्टेशन या स्टेटमेंट मतलब डिक्लेरेशन टाइप का, वो आपका प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में होना चाहिए और इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ होना चाहिए। कौन बनाएगा वो अटेस्टेशन, वो स्टेटमेंट? वो या तो एडवोकेट या सीएस बनाएगा और आपके जो पार्टनर्स है वो बनाएंगे। क्लियर? अब यहां पे जो मैंने अलोंग विद इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स की बात करी, आपको दिख रहा है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स की जो यहां पे मैंने बात करी है, ये क्या चीज है? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या चीज इंक्लूड होगा मैम? क्लास 10 का मार्कशीट, आपके बर्थ सर्टिफिकेट, वैसा चीज जो, तो ठीक हो। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या चीज इंक्लूड होगा प्लीज यहां देखना। शैल बी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म्स, ये आपका लिखा हुआ रहता है ये हमेशा, बिकॉज आपकी जो रजिस्ट्रार है उनका एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको सब कुछ सबमिट करना पड़ता है। तो ये तो आपका बेसिक टैगलाइन हो गया कि शैल बी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। साथ में क्या चाहिए? पार्टनर्स का नेम एंड एड्रेस चाहिए। बात समझ में आ गई? बहुत, देखो मैंने इसको 3 हिस्से में डिवाइड कर दिया है। एक तो बेसिक लाइन है शैल बी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, दूसरा क्या है? पार्टनर्स से रिलेटेड है, पार्टनर्स का नेम चाहिए और एड्रेस चाहिए सबका, और डेसिग्नेटेड पार्टनर्स का भी नेम एंड एड्रेस चाहिए। बहुत इजी है, याद करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में अभी तक आपने 3 चीजें पढ़ ली है, ऑलरेडी आपको याद हो गया है। बेसिक लाइन है शैल बी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, पार्टनर्स का नेम एंड एड्रेस होना चाहिए, डेसिग्नेटेड पार्टनर्स का नेम एंड एड्रेस होना चाहिए, बात खत्म। क्लियर? ओके, फिर आते हैं एलएलपी में। अब आप एलएलपी को फॉर्म कर रहे हैं ना, तो एलएलपी का नेम नहीं देंगे, ऑफ कोर्स देंगे, एलएलपी का नाम होना चाहिए। फिर एलएलपी क्यों क्रिएट किया गया है, व्हाट इज द प्रपोज्ड बिजनेस? क्या आप एलएलपी कोई मास्क बनाने के लिए कर रहे हो? क्या एजुकेशनल एलएलपी है? क्या आपका ट्रैवल एजेंट का एलएलपी है? मतलब बेसिकली एलएलपी का प्रपोज्ड बिजनेस क्या है उसको भी आपको बताना पड़ेगा। क्लियर? तो एलएलपी से रिलेटेड 4 पॉइंट्स है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। नेम, प्रपोज्ड बिजनेस, एड्रेस, बहुत इजी है, नेम, प्रपोज्ड बिजनेस, एड्रेस, एंड लास्ट आपका है अदर इंफॉर्मेशन कंसर्निंग एलएलपी। ये भी आपका बेसिक सा लाइन है। बाकी सारी बातें जो आपको एलएलपी से रिलेटेड रजिस्ट्रार को बतानी है वो सारी इंफॉर्मेशन भी आप दे सकते हो। तो बात समझ में आ गई? 3 पॉइंट है, नेम, प्रपोज्ड बिजनेस, एड्रेस एंड अदर इंफॉर्मेशन कंसर्निंग एलएलपी। यहां तक कंप्लीट हो गया। क्लियर? लेट्स मूव ऑन फर्दर। नाउ अब आपने क्या बोला, अब हमने सारी बातें कर ली कि मैम हमको डॉक्यूमेंट 2 पर्सन चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा, हमें डॉक्यूमेंट्स फाइल करना है, स्टेटमेंट फाइल करना है, स्टेटमेंट कौन फाइल करेगा और डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होना चाहिए, ये सारी बातें हमने पढ़ ली। आगे, पर्सन मेकिंग स्टेटमेंट एज डिस्कस्ड अबव नोज टू बी फॉल्स। अब सपोज फॉर एग्जांपल आपने गलत डेट ऑफ बर्थ दे दिया अपने एडमिशन के टाइम पे, या आपने कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे दिया, तो आपको स्कूल से निकाल देंगे ना, आपको पता है। वैसे ही अगर एलएलपी को बनाने के टाइम पे आपने कोई भी गलती कर दी, कोई भी गलत इंफॉर्मेशन दे दिया जानबूझकर, मतलब पर्सन मेकिंग स्टेटमेंट एज डिस्कस्ड अबव नोज इट टू बी फॉल्स, उसको पता है ये गलत है, डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, मतलब उसी बात को घुमा के लिखा गया है, ठीक है ना, उसको पता है कि जो भी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं वो सरासर गलत है, उसको ऑलरेडी पता है, तो उसको क्या करेगी लॉ, उसको लॉ पनिश करेगी। मेरी बात समझ में आ गई? उसको लॉ पनिश करेगी। पनिशमेंट कैसे होगा? उसको या तो जेल हो सकता है अप टू 2 इयर्स, 2 इयर्स से ज्यादा नहीं कर सकते, 2 साल तक की जेल हो सकती है, और फाइन हो सकता है नॉट लेस देन 10,000, 10,000 के नीचे फाइन आप नहीं ले सकते, एटलीस्ट 10,000 का फाइन होगा, और जो आपका इंक्रीज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द फ्रॉड दैट यू हैव डन कैन एक्सटेंड अप टू 5 lakhs, वो आपका 5 lakhs तक बढ़ जाएगा। क्लियर? समझ में आया ना? ये आपका पनिशमेंट है। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन नंबर 12 में। हमने सेक्शन नंबर 11 पढ़ा था डॉक्यूमेंट्स के बारे में, और अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम उसको डॉक्यूमेंट्स को इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं, रजिस्ट्रार को कैसे सबमिट करते हैं, मतलब कि नाउ इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रार। अब रजिस्ट्रार क्या करेगा? व्हेन द रिक्वायरमेंट्स, प्लीज यहां देखना,
When the requirements under section 11 has been complied with, the registrar shall retain the incorporation documents and shall within 14 days register the incorporation documents. मतलब क्या हुआ, अब अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल आपने 1/1/2020 को डॉक्यूमेंट्स दिया है, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, उसको रिजेक्ट करना है या इनकॉर्पोरेट करना है, वो अगले 15 तारीख तक वो बता देगा आपको। 14 दिन तक वो डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखेगा और उसके बाद वो क्या करेगा, वो आपका उसको इनकॉर्पोरेट कर देगा। विद इन 14 डेज वो क्या करेगा, रजिस्टर कर देगा आपका इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स को और आपको एक सर्टिफिकेट देगा इन द नेम ऑफ द एलएलपी, और आपको आपके एलएलपी के नाम पे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जैसे कंपनी में हम नहीं करते थे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वैसे ही आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे दिया जाएगा आपके एलएलपी के नाम पे। क्लियर, बहुत इजी था, बहुत अच्छे। नाउ द रजिस्ट्रार में इसका सेकंड पॉइंट है, ये जो मैं बता रही हूं ना, ये जो सब सेक्शन, ये जो 1 2 लिखा है मैंने, ये एक्चुअली आपका सब सेक्शन है। सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2, इस तरीके से मैंने पॉइंट में लिखा है, तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये सब सेक्शन 1 है। क्लियर, नेक्स्ट चलो। सब सेक्शन 2 क्या कहता है, द रजिस्ट्रार में एक्सेप्ट sufficient evidence that the requirements under section 11 has been complied with। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब रजिस्ट्रार क्या करेगा, जैसे आपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, अब वो झूठ है सच है, आपने सारी चीज कंप्लाई करी है नहीं करी है, तो इसके लिए वो क्या करेगा, जैसे रिसीप्ट कॉपी नहीं होता, रिसीट कॉपी लेते हैं हम, किसी को पैसा दे देते हैं तो रिसीट कॉपी लेते हैं, इस तरीके से वो क्या कर सकता है, ही मे एक्सेप्ट सफिशिएंट एविडेंस, एक एविडेंस ले सकता है कि सेक्शन 11 में सारे रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई हो चुके हैं, कोई भी गलती नहीं हुई है। क्लियर, नेक्स्ट देखो, सर्टिफिकेट इश्यूड साइंड बाय, अभी सर्टिफिकेट इश्यू हो जाएगा तो उस सर्टिफिकेट को कौन साइन करेगा, रजिस्ट्रार साइन करेगा और अपना ऑथेंटिकेटेड ऑफिस सील देगा। क्या देगा, ऑथेंटिकेटेड ऑफिस सील के साथ वो क्या करेगा, सिग्नेचर कर देगा। बराबर, चलो। सर्टिफिकेट शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस दैट एलएलपी इज इनकॉर्पोरेटेड बाय स्पेसिफाइड नेम। मतलब क्या होता है कि आपके एलएलपी क्रिएट हो चुकी है, इसका एक ही प्रूफ है और ये कंप्लीटली इनफ है। क्या है वो, सर्टिफिकेट। अगर आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है, दैट इज द प्रूफ कि आपकी एलएलपी बन चुकी है, आपकी एलएलपी क्रिएट हो चुकी है। क्या, बहुत बढ़िया। तो ये आपका सेक्शन नंबर 12 भी डन हो गया, बहुत ही इजी था। सेक्शन नंबर 11 में डॉक्यूमेंट्स के बारे में किया था, सेक्शन नंबर 12 में हमने रजिस्ट्रार के बारे में किया था कि रजिस्ट्रार क्या कर सकता है, 14 डेज के विद इन आपका कंपनी को रजिस्टर कर देगा, सर्टिफिकेट इशू करेगा, अपना साइन करेगा और ऑथेंटिकेटेड ऑफिस सील लगाएगा। क्लियर, और वो आपका सफिशिएंट कंक्लूसिव एविडेंस होगा। बराबर, चलो, बहुत इजी। नेक्स्ट है रजिस्टर्ड ऑफिस एंड चेंजेस, ये आपका सेक्शन नंबर 13 है। जल्दी से इसको देख लेते हैं। एवरी एलएलपी शैल हैव रजिस्टर्ड ऑफिस फॉर ऑल द कॉरेस्पॉन्डेंस। व्हाट डू यू मीन बाय कॉरेस्पॉन्डेंस, मतलब क्या हुआ, आज मुझे आपको कुछ भेजना है, मैं कहां भेजूं, मुझे कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आप तक पहुंचाना है, कॉरेस्पॉन्ड करना है, मतलब कि पहुंचाना है, तो मैं कहां पहुंचाऊंगी, आपका एक पर्टिकुलर रजिस्टर्ड ऑफिस होना पड़ेगा, राइट। तो एवरी एलएलपी शैल हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस फॉर ऑल द कॉरेस्पॉन्डेंस, मतलब कि सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स कहां पहुंचाए जाए, उसके लिए आपको एक एड्रेस चाहिए जो आपका रजिस्टर्ड एड्रेस होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस होगा। क्लियर। एलएलपी में चेंज द प्लेस इन अकॉर्डिंग विद एलएलपी एक्ट। अगर आपको थोड़ा सा भी चेंजेस करना है आपके प्लेस में, आपके रजिस्टर्ड ऑफिस में, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एलएलपी एक्ट का रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। एलएलपी एक्ट में जो जो लिखा है उसको फॉलो करके आप अपना प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज कर सकते हैं। क्लियर। इफ एलएलपी कॉन्ट्रावीन्स दिस सेक्शन, अब वापस से पनिशेबल, अगर आप एक कोई भी रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं रखते हो, अगर आपने कोई भी गलती कर दी इस चीज में, अगर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस नहीं रखते हो या कुछ भी हो गया, तो एलएलपी एंड एवरी पार्टनर शैल बी पनिशेबल विथ अ फाइन। तो सारे जने पनिशेबल होंगे। अगर आपने कोई भी गलती कर दी इस सेक्शन में, सेक्शन नंबर 13 में, तो क्या होगा, नॉट लेस देन 2000 आपका फाइन लगेगा, जो आपको एटलीस्ट 2000 लेना पड़ेगा, और विच में एक्सटेंड टू 25,000। तो ये याद रखना, जो हमने पहले पढ़ा था वो हमने पढ़ा था 10,000 टू 5 लाख, ठीक है। और अब हम जो पढ़ रहे हैं वो है 2000 टू 25,000। देखो
रजिस्टर्ड ऑफिस इज नॉट सच अ बिग ऑफेंस, तो इसीलिए पनिशमेंट बहुत छोटा है। लेकिन झूठी बातें बताना, आपके फॉल्स डॉक्यूमेंट को सबमिट करना, ये बहुत बड़ा ऑफेंस है, राइट? तो इसीलिए इसका पनिशमेंट भी ज्यादा बड़ा था। तो इसके ऐसे सोच के आप इसको याद कर सकते हो नंबर्स को। क्लियर? चलो लेट्स मूव ऑन फर्दर। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट क्या है? सेक्शन नंबर 14 बहुत अच्छा है, बहुत ही सिंपल सा है, आपको ऑलरेडी पता है। पार्टनरशिप में जैसे कि जब आप पार्टनरशिप को रजिस्टर करना वाज नॉट मैंडेटरी, विच यू ऑल नो, राइट? उसको आपको रजिस्टर करना मैंडेटरी नहीं था, आपके पास एक ऑप्शन था, ऑप्शनल था वो। बट अगर आप उसको रजिस्टर नहीं करवाते तो होता क्या? तो क्या होता? तो होता ये कि आप उसको किसी को भी आप सू नहीं कर पाते, राइट? आपने पढ़ा था पार्टनरशिप में, आप किसी थर्ड पार्टी को सू नहीं कर सकते थे, आप क्लेम्स नहीं ले सकते थे, ऐसे करके काफी सारी बातें थी। वैसे ही अगर एलएलपी को आप रजिस्टर करते हो, एलएलपी को तो करना मैंडेटरी है, बट स्टिल क्या क्या फायदा है वो बताया है। प्लीज देखो, सूइंग मतलब आप किसी को सू कर सकते हो और कोई और आपको सू कर सकता है। आपने एक बार एलएलपी क्रिएट कर ली तो आप अपने एलएलपी के नाम पे किसी थर्ड पार्टी को सू कर सकते हैं और वो थर्ड पार्टी भी आपको सू कर सकता है। क्लियर? आगे देखो, अब आप एलएलपी के नाम से कुछ भी, कोई भी प्रॉपर्टी, कुछ भी आप अक्वायर कर सकते हो, आप उसको ओन कर सकते हो, आप उसको होल्ड कर सकते हो, उसको डेवलप कर सकते हो, उसको डिस्पोज कर सकते हो। डिस्पोज का मतलब बेच देना, सेल कर देना, फेंक देना। तो आप अपने एलएलपी के नाम पे आप कोई भी प्रॉपर्टी, जैसे मैं अपने नाम पे, मेरी मर्जी, अगर मेरे पास पैसे है तो मैं कुछ भी खरीद सकती हूँ, राइट? वैसे ही एलएलपी एक बार रजिस्टर होने के बाद वो अपने नाम पे कुछ भी खरीद सकता है, कुछ भी अक्वायर कर सकता है, कुछ भी डेवलप कर सकता है, कुछ भी डिस्पोज कर सकता है, और ऑन हिज ओन नेम। तो अपना कोई भी चीज वो कर सकता है। क्या नेक्स्ट क्या है? हैव अ कॉमन सील। आपने कंपनी में भी पढ़ा था, लाइक कंपनी में पढ़ा था ना, कंपनी का भी कॉमन सील होता है कि नहीं होता है? लेकिन अब आजकल, पहले तो कंपलसरी था, अब वो ऑप्शनल हो चुका है कि कॉमन सील होना नहीं होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको चाहिए तो रखिए, नहीं चाहिए तो इट्स फाइन। नाउ डूइंग एंड सफरिंग ऑल द एक्ट्स एज अ बॉडी कॉर्पोरेट में डू एंड सफर। बॉडी कॉर्पोरेट क्या है मैंने आपको डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में, बहुत अच्छे से समझाया था कि व्हाट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट वो सारे कॉर्पोरेट्स है जिसका खुद का एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होता है, जो एक परपेचुअल सक्सेशन में रन करता है, जो किसी को भी सू कर सकता है, जो खुद एक इंसान की तरह, आर्टिफिशियल पर्सन की तरह बिहेव करता है ना? तो वैसे ही एलएलपी भी वो सारी चीजें कर सकता है, वो सारी सफरिंग वो बेयर करेगा। सफरिंग का मतलब हो गया यहाँ पे लॉस। क्या हो गया? लॉस। वो सारे सफरिंग भी वो बेयर करेगा, वो सारी काम भी वो कर सकता है जो एक बॉडी कॉर्पोरेट करता है और सफर करता है। क्लियर? बहुत ही सिंपल सा लाइन है। चलो, in case you have any doubt, please comment in the comment below so that I can sort it out and I'll try to answer it as fast as possible, but please kindly let me know if you all have any doubts, okay? And you also have my telegram channel जहाँ पे आप मुझे doubts पूछ सकते हैं, and I have started this quiz session every day at 12:30 p.m. basically I provide quiz, okay? सारे subjects का मैं quiz देती हूँ, I get various quizzes from everywhere, तो वो सारे quizzes को compile करके I provide the quiz on my telegram channel। तो अगर आपने मेरे telegram channel को join नहीं किया है तो kindly join the channel, जहाँ पे आपको quizzes मिल जाएंगे, available है, ठीक है? आपको every 12:30 a lot of people come in there and they answer the quiz, फिर एक लीडर बोर्ड निकल के आता है, इस तरीके से एक बेसिकली कंपटीशन जैसा है। तो यू कैन पार्टिसिपेट इन दैट सो दैट यू नो कि आप अभी आपका प्रेपरेशन कितना अच्छा है और कितना बुरा। क्लियर? तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। चलो, नेक्स्ट आता है मेरा सेक्शन नंबर 15 विच इज नेम। बहुत ही सिंपल सा है टॉपिक। नेम का मतलब क्या हुआ? आज जब आप पैदा हुए थे ना, व्हेन यू वर बोर्न, सो आपके माँ बाप ने क्या किया होगा, आपके पेरेंट्स ने क्या किया होगा, आपका नाम रखने के लिए वो घंटों घंटों सोचे होंगे। वो नाम कुछ रखना चाहते होंगे तो उन्होंने बहुत कुछ सोचा होगा कि नहीं, मेरा बेटा का नाम ऐसा होगा, मेरी बेटी का नाम ऐसा होगा, भगवान के नाम पे होगा, या कि मतलब उन्होंने बहुत सारी चीजें कंसिडर करके उन्होंने आपका नाम रखा होगा, राइट? आपको भी पता है? वेरी गुड। नहीं पता तो पूछिएगा जरूर कि हाउ डिड दे कीप योर नेम एंड व्हाट मेड देम कीप दैट नेम व्हिच यू ऑल हैव, ठीक है?
नाउ एलएलपी का जब आप नाम रखते हो, सपोज फॉर एग्जांपल आप बिजनेस कर रहे हो कॉस्मेटिक्स का, ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल, आप बिजनेस कर रहे हो कॉस्मेटिक्स का और आपने नाम रख लिया है फूड लैब, फूड हब, ठीक है। नाउ प्लीज टेल मी, मेरा बिजनेस कॉस्मेटिक का है और मैंने फूड हब एज अ नेम रखा है, क्या ये सेंस बन रहा है? क्या ये सेंस बनाता है? नहीं ना। मतलब कोई भी मेरा फूड हब सोचेगा तो उसको दिमाग में क्या आएगा, ओ अच्छा खाना मिलता है यहाँ पे, लेकिन मिलता क्या है? कॉस्मेटिक्स। तो देखो, नाम आपका ऐसा होना चाहिए जो आपका डिजायरेबल हो, जो आपका सेंस बनाता हो, मतलब कुछ भी नाम आप नहीं रख सकते। क्लियर? तो यहां देखो प्लीज, एवरी एलएलपी should have words either limited liability partnership या LLP। मतलब आप जो भी नाम रखो उसके लास्ट में आपको ये वर्ड तो डालना पड़ेगा ही। क्या वर्ड है? LLP डालना पड़ेगा, या तो शॉर्ट फॉर्म LLP या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, कंप्लीटली पूरा डालना पड़ेगा। दोनों में से कोई भी वर्ड्स आपको डालने पड़ेंगे। क्लियर हो गया? तो एवरी LLP विल हैव दिस वर्ड। जैसे प्राइवेट सेक्टर कंपनी का PVT होता है ना, PVT होता है, पब्लिक का नहीं होता, वैसे ही LLP में आपको लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या LLP आपको डालना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है? द नेम कैन नॉट बी आइडेंटिकल और सिमिलर टू अदर कॉर्पोरेट बॉडीज। ठीक है, तो आप जो भी नाम रखोगे, सपोज फॉर एग्जांपल आपका अनअकैडमी एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, अब अनअकैडमी के जैसा सेम नाम मैं रख लूं, मैंने क्या रखा? मैंने रखा अनअकैडमी, सपोज मैंने रखा, ठीक है ना। अब देखो मैंने एक हाइफन दे दिया, यहाँ पे मैंने क्या दे दिया? मैंने एक हाइफन दे दिया, तो मैं कह सकती हूं कि अनअकैडमी के जैसा सेम तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा? सिमिलर टू। मतलब अगर आपका थोड़ा सा भी किसी और के नाम से मिलता जुलता भी होगा ना, तो भी अलाउ नहीं किया जाएगा। आइडेंटिकल तो मतलब एकदम सेम टू सेम नहीं रख सकते, या फिर लिटिल सिमिलर, कोई भी थोड़ा सा भी सिमिलर होगा तो भी आप नहीं रख सकते। मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर? तो द नेम कैन नॉट बी आइडेंटिकल और सिमिलर टू अदर बॉडी कॉर्पोरेट्स, वो सिमिलर नहीं हो सकता। नाउ अनडिजायरेबल, अनडिजायरेबल मैंने आपको कहा था कि ऐसा नेम मत रखिए जो सेंस नहीं बनाता, मेक्स नो सेंस एट ऑल। फॉर एग्जाम्पल आप कॉस्मेटिक्स का कर रहे हो, आपने फूड हब रख लिया, तो अनडिजायरेबल है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, ऐसा नाम आपको नहीं चाहिए। तो अनआइडेंटिकल होना चाहिए, ठीक है ना, आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, ठीक है, देन अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, एंड ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए। ऑफेंसिव मतलब कि ऐसा कुछ कि कोई कम्युनिटी को, कोई लोगों को आप नहीं चाहते हुए भी उनको ऑफेंड कर रहे हो, ऐसा नाम आप नहीं रख सकते। क्या? तो नेम के बारे में समझ में आ गया? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको याद रखिएगा कि ये तीनों चीज आपके नाम में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका रिजर्वेशन ऑफ नेम। अब मेरी बात सुनना, आपने नाम सिलेक्ट कर लिया, अब इस नाम को रिजर्व तो करना पड़ेगा ना। LLP क्रिएट करोगे, देखोगे ना कि ये LLP जो मैंने नाम सोचा है वो नाम मेरा रहे, किसी और का ना हो, है ना, तो उसको आपको रिजर्व करना पड़ता है। तो प्लीज देखिए कैसे रिजर्व करते हैं। अंडर सेक्शन 16, अ पर्सन में अप्लाई टू रजिस्ट्रार फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम ऑफ प्रपोज्ड LLP। मतलब आप क्या करोगे? आप अप्लाई करोगे इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म्स, अप्लाई करते हो, सारे फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं। आप क्या करोगे? रिजर्वेशन ऑफ नेम के लिए इन द प्रपोज्ड LLP आप अप्लाई कर दोगे। फिर या फिर चेंज ऑफ द नेम, मतलब अगर आपका कोई नाम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, आपका कोई नाम है, आपको उसको चेंज करना है, तो उसके लिए भी आप किसको अप्लाई करोगे? आप रजिस्ट्रार को अप्लाई करोगे। तो बेसिकली यू विल बी अप्लाइंग टू द रजिस्ट्रार फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द नेम ऑफ योर LLP एंड द चेंज ऑफ द नेम ऑफ योर LLP। क्लियर? दो बातों के लिए। नेक्स्ट क्या है? रजिस्ट्रार ऑन सैटिस्फैक्शन दैट सबसेक्शन 2 ऑफ 15। सबसेक्शन 2 क्या था बच्चा? सबसेक्शन 2 देखो यहाँ पे ये था, ये वाला था ना सबसेक्शन 2, दिस वाज सबसेक्शन 2, राइट। तो ये जो है, ये वाला चीज अगर रजिस्ट्रार आपके सेटिस्फाई हो जाते हैं कि ये जो नाम है वो आपका आइडेंटिकल नहीं है, वो आपका सिमिलर नहीं है, वो अनडिजायरेबल नहीं है, वो ऑफेंसिव नहीं है, if he is satisfied then he will reserve your name for the next 3 months. You have time to incorporate your LLP in the next 3 months. समझ में आया? तो अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है एंड हैज बीन कंप्लाइड विद, देन शैल रिजर्व द नेम फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months. 3 महीने के लिए वो क्या करेगा? वो आपका नाम रिजर्व कर देगा। मतलब बेसिकली आपके पास 3 months है
टू इनकॉर्पोरेट अ LLP। क्लियर? आप उस नाम को यूज करके LLP क्रिएट कर सकते हो। फ्रॉम द डेट, अभी 3 मंथ्स कब से मानेंगे हम? मैम 3 मंथ्स कब से माने? जब से हमने अप्लाई किया है या जब से आपके रजिस्ट्रार ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है? तो हम मानेंगे जब से आपके रजिस्ट्रार ने उसको एक्सेप्ट किया है। फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन बाय द रजिस्ट्रार, जब रजिस्ट्रार ने बोला हाँ सब सही है, तब से 3 महीना को मानेंगे। क्लियर? बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखो, अब यहां नेम तक समझ में आ गया, रिजर्वेशन तक समझ में आ गया। दिस इज द लास्ट सेक्शन, दैट इज चेंज ऑफ नेम ऑफ LLP। यहां पे चेंज होगा। नाउ सेक्शन 17 क्या कहता है, प्लीज देखना। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 15 एंड 16। मतलब क्या होगा इस लाइन का मतलब कि अभी आपने जो 15 में पढ़ा, 15 में क्या पढ़ा था? नेम के बारे में। तो उसको हम ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, उसको हम ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। आपने 16 में क्या पढ़ा था? आपने 16 में पढ़ा था रिजर्वेशन ऑफ नेम, उसको भी हम ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अगर सपोज बाय चांस आपके 15 और 16 के अकॉर्डिंग आपके सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगता है कि ये नाम अच्छा नहीं है, वो सैटिस्फाइड है कि आपका नाम अनडिजायरेबल है, सपोज फॉर एग्जांपल आपका जो CG है, CG सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि शायद LLP का जो रजिस्टर हुआ है नाम, LLP को जो रजिस्टर कर लिया गया है उसका नाम शायद इससे आइडेंटिकल है, रजिस्ट्रार ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि आपका जो LLP है वो शायद किसी और से आइडेंटिकल है, वो रिजेंबल करता है किसी को, कोई और LLP को या बॉडी कॉर्पोरेट को, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? आपको नाम चेंज करने को कहेगी। क्या कहेगी? आपको बोलेगी कि भाई साहब देखो आपका इनकॉर्पोरेट हो गया, बहुत अच्छी बात है, सब कुछ बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका ये नाम किसी और से मिलता है, तो फिर अब मेरे कहने पे आपको नाम चेंज करना पड़ेगा। तो फिर LLP को नाम चेंज करना पड़ेगा, ही कैन नॉट डिनाई इट। मेरी बात समझ में आ गई ना? तो मैं बेसिकली क्या कहना चाहती हूँ, आपने एक नाम अप्लाई किया, रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो गया, रजिस्ट्रार ने आपके नाम को बुक कर लिया 3 महीनों के लिए, 3 महीनों में आपने इनकॉर्पोरेट कर लिया, आपका फॉर्म रजिस्टर हो गया। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि देखो भाई साहब आपका जो LLP क्रिएट हुआ है उसका नाम आइडेंटिकल है, उसका नाम शायद से किसी और से मिलता है, सिमिलर लग रहा है, इसीलिए काइंडली चेंज द नेम। बात समझ में आ गई? तो वो आपको नाम चेंज करने बोलेगा। फिर LLP क्या करेगा? LLP shall comply with such direction within next 3 months after the date of direction। मतलब कि आपके सेंट्रल गवर्नमेंट ने सपोज कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिस भेजा, नोटिस टू चेंज भेजा, कब भेजा? 1/1/2020 को भेजा। तो 1/1/2020 से आपके पास 3 महीना है, मतलब आपके पास 2 3 4 1 2 3 1/1/2020 तक का 1/4/2020 तक का टाइम है, आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे नाम चेंज? ऐसे करेंगे जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पे, ये रहा, ये दिख रहा है, द पर्सन में अप्लाई रजिस्ट्रार फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम और चेंज ऑफ नेम। तो ये वाला कैटेगरी में आपका सेक्शन नंबर 17 आता है कि आपको नाम को चेंज करना है। बात समझ में आ गई? चलो बहुत बढ़िया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट LLP क्या करेगा? शैल कंप्लाई विद द डायरेक्शन विद इन 3 मंथ्स आफ्टर द डेट ऑफ डायरेक्शन और लॉन्गर पीरियड एज प्रिस्क्राइब्ड। मतलब अगर सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो आपको 3 महीने से ज्यादा दे सकता है, वो उसका प्रेरोगेटिव है, तो आप उसमें डिसाइड नहीं कर सकते। Now, if LLP fails to comply, अगर LLP नहीं कंप्लाई करता तो पनिशमेंट मिलेगी ना पनिशमेंट। पनिशमेंट क्या होगा? नॉट लेस देन 10,000, नॉट लेस देन 10,000 पनिशमेंट बढ़ा है। LLP सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं मानी, तो देखो पहले वाला पनिशमेंट क्या था कि आपने फ्रॉड इंफॉर्मेशन दिया आपने गलत इंफॉर्मेशन दिया, तो उसमें भी आपका क्या था? आपका था 10,000 to 5 लाख। वैसे ही इसमें भी गलत है, आपने सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं मानी, तो 10,000 to 5 लाख तक आपका रहेगा। ये LLP का पनिशमेंट है। ये किसका पनिशमेंट है? LLP का पनिशमेंट है। लेकिन आपके डेजिग्नेटेड पार्टनर जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनका भी अलग से पनिशमेंट है। क्या है? एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर शैल बी पनिशेबल विथ नॉट लेस देन 10,000 विच में एक्सटेंड टू 1 लाख। मतलब कि नॉट लेस देन है ये, ठीक है, नॉट लेस देन 10,000 विच में एक्सटेंड टू 1 लाख, और 1 लाख तक वो एक्सटेंड हो सकता है। बात समझ में आ गई?
तो अभी तक आपने सारी सेक्शन 11 टू 17 आपको क्लियर हो गया है। इनकॉर्पोरेशन के बारे में मैंने जो भी बताया आई होप आपका क्लियर है। अब लेट्स मूव अहेड विद द टिप्स कि मैम इसको याद कैसे रखें। बहुत इजी है, जल्दी से यहाँ मेरे साथ फोकस कीजिएगा जो भी मैं बता रही हूँ। ये ट्रिक्स ना कोई मतलब ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है। आई यूजुअली स्टडीड लाइक दिस। तो मैं क्या करती थी, ऐसे करके आपके एक्रोनिम्स वगैरह बना लेती थी जिससे मुझे याद करने में इजी होता था। तो वही चीज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आई होप दिस हेल्प्स यू। तो प्लीज देखिए, सेक्शन नंबर 11 हमारा क्या था बच्चा? सेक्शन नंबर 11 था हमारा इनकॉर्पोरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। राइट। फिर सेक्शन नंबर 12 क्या था हमारा? इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रार। सेक्शन नंबर 13 क्या था? ऑफिस के बारे में था, रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में था। सेक्शन नंबर 14 था बेनिफिट्स, राइट, इफेक्ट्स, सॉरी, इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में था। सेक्शन नंबर 15 क्या था? नेम के बारे में था। देन वी हैव सेक्शन नंबर 16 जो हमारा रिजर्वेशन ऑफ नेम था। रिमेंबर, रिजर्वेशन ऑफ नेम था। एंड देन वी हैव 17 दैट वाज चेंज ऑफ नेम, चेंज ऑफ नेम, राइट, बाय सीजी। सीजी आपका नेम चेंज करवाएगा। तो बेसिकली ये जो तीन चीज है वो आपका नाम पे डिपेंड करता है और बाकी चीज आपका रजिस्ट्रेशन पे डिपेंड करता है। इसको याद कैसे करेंगे? प्लीज यहां देखिए, क्या लिखोगे आप लिखोगे डोंट रीड इन ऑफिस, इट इफेक्ट्स द नेम and reputation and changes everything. देखो ये मैंने बनाया है, आपके पास कोई और इजी तरीका है, यू कैन यूज दैट। दिस इज जस्ट समथिंग विच यू कैन यूज। डोंट ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट्स, रीड ये हो गया आपका रजिस्टर, इन ऑफिस ये आपका रजिस्टर्ड ऑफिस, इट इफेक्ट्स, इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, द नेम एंड रेप्यूटेशन ये क्या है? रिजर्वेशन, रिजर्वेशन ऑफ नेम एंड चेंजेस एवरीथिंग ये आपका चेंज ऑफ नेम, नेम चेंज, राइट। समझ में आया? तो ये आपका सेक्शन नंबर 11, ये आपका 12, ये आपका 13, ये आपका 14, ये 15, ये 16 एंड दिस इज 17। क्या मेरी बात समझ में आ गई? आई होप दिस हेल्प्स यू अलॉट। आई होप आपको आज की क्लास एकदम अच्छे से समझ में आई है। इन केस यू हैव एनी डाउट प्लीज काइंडली लेट मी नो। और आपने अगर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, काइंडली ज्वाइन द चैनल ताकि आप मेरे क्विजेस को अटेम्प्ट कर सके जो एट 12:30 ऑलरेडी है। 12:30 PM मैं रखती हूँ एवरी डे। So you can just join there and you can answer the questions. Simple questions है, everyday questions है, MCQs है. Thank you so much everyone. It was very nice that you all are watching my class and you all are supporting me so much. Thank you so much everyone. It is very nice to have you all. You all have been a great student. Thank you so much and see you in the next class. Bye bye.